नमस्कार साथियों, मैं जनार्दन दीक्षित एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल A2 एजुकेशन ग्रुप में। हम हिंदी व्याकरण में समास प्रकरण पर बात कर रहे थे, जहां हमने समास की पारिभाषिक पृष्ठभूमि को समझ लिया था और समास के वर्गीकरण या विभेदीकरण पर बात कर ली थी कि समास कितने कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने वहाँ पर दो चीज़ें देखी थी, एक पदों की प्रधानता के आधार पर समास के प्रकार मिले और दूसरी जगह हमने पढ़ा तो समास के मूल 6 प्रकार हमें मिले थे। अब हम एक एक समास को लेंगे और उस पर आगे बढ़ेंगे। तो आज का हमारा जो विषय रहेगा, हम आज पढ़ेंगे पहला हमारा जो समास है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास अव्ययी भाव समास क्या होता है? सबसे पहले तो आप सबको अपने दिमाग से उस चीज़ को निकाल देना है जो अव्ययी भाव समास के बारे में रटके बैठे हो कि इसमें प्रथम पद अव्यय होता है और प्रथम पद प्रधान होता है। हम क्या याद रखते हैं? और एक बात की और आपको सूचना देता चलूं कि अब जो हमारे वीडियोज रहेंगे वो 5 से 10 मिनट के तो नहीं रहेंगे, उनका समय अब 20 मिनट तक हो भी सकता है, क्योंकि समास एक ऐसा प्रकरण है जिसमें एक समास अगर प्रारंभ होएगा तो उसको समाप्त अगर उसी वीडियो में कर दिया जाए तो आपके लिए भी बेहतर होएगा और मेरे लिए भी आसान रहेगा। क्योंकि अगर मैं एक वीडियो बनाकर के बीच में आधा छोड़ूंगा तो उसके बाद मुझे फिर आपको अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ने में काफ़ी समस्या होएगी। तो अब जो है वो चीज़ें ख़त्म करूंगा कि 10 मिनट के अंदर का वीडियो नहीं, अब 20 से 25 मिनट का वीडियो एक रहेगा। ऐसी कोई कमिटमेंट भी नहीं है कि अगर वीडियो में मेरा जितनी जल्दी प्रकरण समाप्त होगा एक समास का, मैं उसी समय अपना वीडियो कंप्लीट करूंगा। तो चलिए विषय पर आते हैं। अभी तक हमने रटा हुआ था दो बातों को। नंबर 1, प्रथम पद प्रधान। प्रथम पद क्या रहेगा? प्रधान रहेगा, हमेशा रहेगा। और किस में रहेगा? अव्ययी भाव समास में। दूसरी चीज क्या रटी थी? प्रथम पद जो होएगा वो क्या होएगा? अव्यय होएगा। ये दो चीजें अव्ययी भाव समास पढ़ने वाले हर व्यक्ति के दिमाग में रहती हैं। मैं 100% की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन 90% तो इन्हीं दो को आधार मानकर अव्ययी भाव समास को पूरा कर देते हैं, जिनमें से ये दोनों की दोनों बातें सर्वथा गलत हैं। और इसी में हम अपना क्वेश्चन परीक्षा में प्रश्न पत्र में जब पूछा जाता है तो गलत करके चले आते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, हम समझते हैं इसमें। अव्ययी भाव समास की जब बात करते हैं तो सबसे पहले हम समझे अव्यय क्या होता है। ठीक है, अव्यय क्या होता है? कोई परिभाषा लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसके नाम से ही स्पष्ट होता है अव्यय। आ प्लस व्यय, अर्थात जिसका व्यय ना हो वो क्या कहलाया? अव्यय कहलाया। अव्यय वे होते हैं जिनका रूप गुण, रूप और लिंग के अनुसार नहीं बदलता। कैसे नहीं बदलता? अव्यय के बारे में एक लाइन पहले समझ लेते हैं। अव्यय क्या होता है? ऐसे शब्द जिनका रूप लिंग। देखिए, लिंग ऐसे भी लिख सकते हैं और लिंग इसमें इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, ऐसे शब्द जिनका रूप लिंग कामा वचन के अनुसार, लिंग अथवा वचन के अनुसार नहीं बदलता है, के अनुसार नहीं बदलता है। ऐसे शब्द जिनका रूप लिंग और वचन के अनुसार नहीं बदलता है उनको क्या कहा जाता है? अव्यय कहलाते हैं वो। ये हो गई परिभाषा अव्यय की। अव्यय की जानकारी आपको यहाँ देना आवश्यक थी। जैसे कि एक शब्द मैं लिखूं अगर आपके सामने, हकीकत। हकीकत छोड़ दीजिए, और कोई इससे बेहतर शब्द याद करिए, पेट। पेट में अगर कोई शब्द लिखता हूं, पेट अर्थात वो पेट हमारा पेट, ये पालतू जानवर वाला पेट नहीं है। तो पेट का तो हम पेटों कर सकते हैं ना, कई व्यक्तियों के पेट मिला देंगे तो वो पेटों बन जाएंगे। लेकिन यही अगर हम एक बात और जोड़ दें पेट के आगे, भरपेट। भरपेट
अब बताइए भरपेट का आप भरपेटों कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। भरपेट का आप भरपेटों नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए भरपेट क्या बना आपका? ये हो गया अव्यय, और पेट क्या थी? संज्ञा। ठीक है, तो ऐसे शब्द जिनका रूप वचन और लिंग के अनुसार नहीं परिवर्तित होता है उनको अव्यय कहते हैं। और अव्ययी भाव समास में पूरा खेल किसका होएगा? अव्यय का होएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब अव्ययी भाव समास, आपने अव्यय समझ लिया, अव्यय क्या होता है। अब मैंने आपको एक बात अभी बताई थी कि अव्ययी भाव समास का प्रथम पद हमेशा प्रधान नहीं होता। इस चीज को नोट कर लीजिए, और ये बहुत जरूरी बात है। देखिए कैसे, मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, आपने अभी तक याद किया कि अव्ययी भाव समास का प्रथम पद प्रधान होता है, अव्यय होता है। तो चलिए पहले मैं इसी पर बात कर लेता हूं। अव्ययी भाव समास, चलिए लिख लेते हैं। पहला नंबर, प्रथम पद प्रधान, मैं वही लिखूंगा जो अभी तक आपने पढ़ा हुआ है, प्रथम पद प्रधान। और होता भी है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होता है, होता है प्रथम पद प्रधान। नंबर 2, प्रथम पद अव्यय। प्रथम पद क्या होएगा? अव्यय। अव्यय नहीं होगा तो क्या होगा? उपसर्ग। अव्यय या उपसर्ग में से कोई एक चीज जरूर मिलेगी। प्रथम पद अव्यय, प्रथम पद अव्यय अथवा उपसर्ग। नंबर 3, अव्ययी भाव समास पहचानने के तीसरा नियम, पुनरावृत्ति वाले शब्द मिलेंगे। पुनरावृत्ति मिलेगी आपको इसमें, पुनरावृत्ति युक्त शब्द मिलेंगे। पुनरावृत्ति युक्त शब्द, उपसर्ग युक्त शब्द प्रयोग किए जाते हैं। उपसर्ग युक्त शब्द लाए जाते हैं, शब्द प्रयोग किए जाते हैं। अब इसकी 3 या 4 जो मैंने आपको बता दी क्वालिटी या मेरिट्स प्रयोग किए जाते हैं, इसी से पूरा अव्ययी भाव समास चलेगा। अब आप कहेंगे अभी मैं थोड़ी देर पहले बोला था कि प्रथम पद अव्यय नहीं होता है, प्रथम पद प्रधान नहीं होता है, तो ये भी होता है। पहले साधारण देख लेते हैं। 1 मिनट में इंक ले लेता हूँ इसमें थोड़ा सी, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बात करते रहते हैं कि प्रथम पद प्रधान होगा। तो एक उदाहरण जैसे मिलेगा, मैंने आपको उदाहरण दिया था भरपेट। भरपेट, तो भर क्या हुआ? अव्यय हुआ। पेट क्या थी? संज्ञा थी। अव्यय और संज्ञा का योग मिला तो हमें क्या मिला? भरपेट। वो क्या बन गया? अव्ययी भाव समास बन गया। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आपने समझ ली। प्रथम पद प्रधान, प्रथम पद अव्यय, पुनरावृत्ति युक्त शब्द और उपसर्ग युक्त शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं। अब आइए अव्ययी भाव के उदाहरणों पे चलते हैं और उदाहरणों से इसकी स्थिति को स्पष्ट करते हैं। सबसे पहला उदाहरण मैं लिखूंगा इसमें यथाशक्ति। चलिए उदाहरण मैं अपने नोट्स में देखता जा रहा हूं, ऐसा ना हो कि क्योंकि उदाहरण बताते टाइम पर याद नहीं आते हैं और आपके लिए कौन से उदाहरण उस समय अप्रोप्रिएट है, इसके लिए मैं उदाहरणों को अपने नोट्स में देखूंगा। तो इसमें यह ना सोचना कि मैं नीचे झांक झांक कर पढ़ा रहा हूं। तो सबसे पहला उदाहरण यथाशक्ति। यथाशक्ति, अब इसका विग्रह करिए शक्ति के अनुसार। शक्ति के अनुसार 2 उदाहरण मैं लिख रहा हूं आपके सामने। अभी यह भी क्लियर करूंगा कि प्रथम पद की प्रधानता और ये द्वितीय पद की प्रधानता का चक्कर क्या है, कहां पर ये प्रधान होते हैं, कहां पर प्रधान नहीं होते हैं। इसी क्रम में दूसरा उदाहरण है यथाक्रम। यथाक्रम अर्थात क्रम के अनुसार। क्रम के अनुसार क्या होएगा? यथाक्रम हो गया। अब देखिए, अब इसमें कहां पे मिलेगा प्रथम पद की प्रधानता, क्यों दिख रही है? शक्ति है संज्ञा, यथा है उपसर्ग। यथा है उपसर्ग, क्रम है संज्ञा आपकी। संज्ञा का तो बात वही रहेगी। शक्ति तो सबके पास होती है ना, मेरे पास है, आपके पास है, मेरे सभी के पास कुछ ना कुछ शक्ति, चींटी के पास भी शक्ति होती है, लेकिन उस शक्ति को बल कौन दे रहा है? यथा, शक्ति के अनुसार, जितनी शक्ति है उतना। तो शक्ति को बल देने वाला शब्द क्या लग गया? यथा। यथा जैसे ही लगा तुरंत हो गया शक्ति के अनुसार। अब ये स्पेसिफाइड हो गया किसी व्यक्ति के लिए। यथाक्रम, क्रम तो हर जगह होता है ना, उम्र में क्रम होता है, घर में क्रम होता है, आप जहां जॉब करेंगे वहां पे क्रम होता है, पढ़ने में क्रम होता है, समय का क्रम होता है। लेकिन जैसे ही इसके आगे यथा शब्द लगा तो बन गया क्रम के अनुसार। इसीलिए ये जो पहला अव्यय पद है इसको यहाँ पे प्रधान माना जाता है।
अभी इसी तरह से समझकर चलते हैं। इसी तरह से अगला उदाहरण हमें मिलता है यथा योग। अब आपको उदाहरण सामने डिस्प्ले पर आते हुए दिखते जाएंगे और मैं आपको उसको समझाता जाऊंगा। यथा योग अर्थात योग्यता के अनुसार। योग्यता तो सभी के पास होता है, योग्य हर व्यक्ति है आज के समय में, लेकिन जैसे ही यथा शब्द इसके आगे आता है तो इसका मतलब हो जाता है जितनी योग्यता है उस अनुसार। उस योग्यता को बल देने का काम किसने किया? जो आपने यथा नाम का अव्यय जोड़ दिया आगे से। इसी प्रकार आमरण, आमरण, आमरण का मरण और आ अलग कर दिए तो आ उपसर्ग हो गया और मरण संज्ञा हुई, तो मरण आमरण, मरने तक। मरते तो हर व्यक्ति हैं, लेकिन यहां मरने को बल देने वाला शब्द जो है आगे जो आपने उपसर्ग का प्रयोग किया है आमरण का। तो इस तरह से बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। यथोचित, यथा प्लस उचित, जैसा उचित है वैसा। उचित तो हर चीज होती है। चोर के दिमाग में उचित है चोरी करना, किसी पुजारी के दिमाग में उचित चीज है पूजा करना। हर व्यक्ति की अपनी अपनी जो उसकी पसंद होती है उस आधार पर वो योग्य और अयोग्यता कर लेता है। लेकिन उसमें अगर हमने यथा योगी, जितना जो योग्य है उसी के अनुसार, यथोचित जो उचित है उसके अनुसार। इसी तरह से एक उदाहरण है दर असल। दर असल, दर लग गया इसके आगे, वो है हो गया उपसर्ग और असल का अर्थ हो गया वास्तविकता। दर असल, वास्तव में। तो अभी तक जितने मैंने उदाहरण आपको बोले हैं सारे उदाहरणों में उपसर्ग या अव्यय आपको पहले मिलता चला जा रहा था। ठीक है, अभी हमने अव्यय की बात करी थी। अगर उपसर्ग की बात करें तो प्रतिदिन, सारे उदाहरण इसी तरह से मिलेंगे। प्रतिदिन, प्रत्येक अर्थात दिन तो रोज होता है, लेकिन उस दिन को बल कौन दे रहा है? प्रतिदिन। अब प्रतिदिन का प्रयोग जब आप करोगे तो पहली बात, ना तो प्रतिदिन को आप प्रतिदिनों कर पाओगे, ना ही इसका स्त्रीलिंग बना पाओगे, तो ये हो गया अव्यय। अब यहां मैं एक बीच में परिभाषा बताता हूं अव्यय भाव की। क्या यहां स्पेशल परिभाषा बन जाती है कि अव्ययी भाव समास में एक पद अव्यय होता है। प्रथम और द्वितीय की बात नहीं करी जा रही यहां। एक पद अव्यय, दूसरा पद संज्ञा, और दोनों मिलकर के जो नया शब्द बनाएंगे वो भी अव्यय ही होएगा। तो इस बात को मैं बोर्ड पर लिख देता हूं। ये चीजें उदाहरण जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक समझ में नहीं आएंगी, लेकिन उदाहरणों के माध्यम से समझना है। अव्ययी भाव समास में एक पद कोई भी हो सकता है, वो प्रथम हो या द्वितीय हो। एक पद अव्यय होएगा प्लस एक पद संज्ञा होएगी। ठीक है, एक पद अव्यय और एक पद संज्ञा, अव्यय या उपसर्ग। ठीक है, एक पद अव्यय या उपसर्ग, एक पद संज्ञा, और दो मिलकर क्या बनाएंगी? ये अव्यय पद ही बनाएंगे, नया अव्यय पद का ही निर्माण करेंगे। और यहाँ पे जो समास बनेगा वो कौन सा समास बनेगा? वो बनेगा अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास में हमने अभी तक जाना सिर्फ एक बात कि अव्ययी भाव समास का प्रथम पद जो होता है कैसा होता है? प्रधान होता है, अव्यय होता है या उपसर्ग होता है। अब हम अव्ययी भाव समास को अगले वीडियो में इसके दो भागों को समझेंगे, जिसमें आपका ये जो संदेह दूर होगा कि सिर्फ प्रथम पद प्रधान होता है और सिर्फ प्रथम पद अव्यय या उपसर्ग होता है। तो अगले वीडियो में हम ये समझेंगे कि अव्ययी भाव समास में ये उपसर्ग और प्रत्यय वाले जो संदेह, इसको दूर करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।